अगर आप पूरा चार्ट इस्तेमाल कर लेते हैं आपका क्या चाहता है? नॉलेज एरियाज इधर से शुरू होना। इंटीग्रेशन, स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट, उसके बाद है कॉस्ट, क्वालिटी जी क्वालिटी के बाद नहीं क्वालिटी पहले क्वालिटी, रिसोर्स, क्वालिटी के बाद आप करेंगे कॉस्ट के बाद क्वालिटी, क्वालिटी, रिसोर्स रिसोर्स करेंगे, रिसोर्स के बाद आएगा कम्युनिकेशन। रिस्क। यार एक मिनट हाँ वो कह रहा है फर्स्ट क्वालिटी हम लोग रिसोर्स कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्स, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, फिर रिस्क, रिस्क RCR रिस्क और प्रोक्योरमेंट स्टेक होल्डर प्रोक्योरमेंट गया है वो स्टेक होल्डर। SST। अच्छा जी, इनिशिएशन के अंदर दो कौन से प्रोसेस होते हैं? चार्टर और वो है प्रोजेक्ट चार्टर, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर और आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। डेवलप प्रोजेक्ट, मैं सिंबल्स लिख रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। यस ठीक है। और आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, आपके पास आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर आ जाएगा ये। यस, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर से चार्टर आ जाएगा, फॉर्मलाइज डॉक्यूमेंट हो गया। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर से स्टेक होल्डर रजिस्टर आ गया, जिसमें आपने वो सारे इन्फ्लुएंस वगैरह किए। क्लियर है? फिर इंटीग्रेशन की प्लानिंग में आपस आ जाएगा डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक हो गया? अब जुगाड़ करके ठीक है बना देता हूँ। अच्छा जी, स्कोप से लेके यहाँ तक डेवलप स्कोप मैनेजमेंट प्लान, डेवलप स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, डेवलप कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, डेवलप क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, डेवलप रिसोर्स रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, डेवलप कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, डेवलप मैनेजमेंट प्लान, डेवलप रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, डेवलप स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान। ठीक है, एंगेजमेंट प्लान। यहाँ तक तो आसान हो गया। अब आपने स्कोप को बना लिया। पहले स्कोप के आउटपुट में आती है स्कोप के आउटपुट में आती है स्कोप मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। आप पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हो, रिक्वायरमेंट को फिर रिफाइन करते हो, डेवलप स्कोप स्टेटमेंट में WBS क्रिएट करते हो, क्रिएट WBS करते हो। वर्क पैकेज आ गया, ये CR, कलेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्लान, चेंज रिक्वेस्ट, कलेक्ट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पे सिंबल जो ना क्लियर आए ना यहाँ लिख दूंगा। कलेक्ट रिक्वायरमेंट, डेवलप स्कोप स्टेटमेंट, क्रिएट WBS। WBS में वर्क पैकेज आ गए, तो आप वर्क पैकेज को तोड़ते हो, किसमें बनाते हो? डिफाइन एक्टिविटीज, सीक्वेंस एक्टिविटीज, सीक्वेंस एक्टिविटीज। ठीक है, एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन एस्टिमेट होगी। डेवलप स्केड्यूल, डेवलप स्केड्यूल। ठीक है बाबर साहब, ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसी जो आपके पास एक्टिविटीज आई हैं, इसका आप एस्टिमेट कॉस्ट करेंगे, एस्टिमेट एक्टिविटी कॉस्ट, और डेवलप करेंगे बजट को। ठीक हो गया? ठीक हो गया। यहाँ से स्कोप बेसलाइन आ जाएगी, कॉस्ट स्केड्यूल बेसलाइन, कॉस्ट बेसलाइन। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में सिर्फ क्वालिटी है। डेवलप रिसोर्स में भी आप रिसोर्स को ही एक्टिविटी एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट रिसोर्स एक्टिविटी, ठीक है, या एक्टिविटी रिसोर्स है शायद, जो भी है। ठीक है, कम्युनिकेशन में सिर्फ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान आएगा। रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आप करते हैं आइडेंटिफाई रिस्क, फिर परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, रैंक करते हैं लो मीडियम हाई। फिर आप करते हैं परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, फिर करते हैं प्लान रिस्क रिस्पॉन्स। प्लान रिस्क रिस्पॉन्स। प्रोक्योरमेंट में सिर्फ डेवलप प्रोक्योरमेंट, स्टेक होल्डर में सिर्फ स्टेक होल्डर। अच्छा, मुझे काउंट करके बताओ कितने प्रोसेस हुए? 24 हुए। एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, फिर आपने करनी है मैनेज नॉलेज। इन तीनों प्रोसेस में आप एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं करते। क्वालिटी में आप मैनेज क्वालिटी करते हैं, ओह सॉरी, क्वालिटी मैनेज क्वालिटी में मैनेज क्वालिटी करते हैं। रिसोर्स में आप एक्वायर रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स,
मैनेज रिसोर्स। Okay. कम्युनिकेशन में मैनेज कम्युनिकेशन, रिस्क में इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स, प्रोक्योरमेंट में कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, स्टेक होल्डर में मैनेज स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। प्रोसेस काउंट करो कितने, मैनेज मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, और दूसरा कौन सा है, परफॉर्म Integrated चेंज कंट्रोल। यहां पे वैलिडेट स्कोप और कंट्रोल स्कोप, Control B. कंट्रोल भी इसमें दो, कंट्रोल स्केड्यूल, कंट्रोल कॉस्ट, कंट्रोल Quality. क्वालिटी, कंट्रोल जो है कंट्रोल रिसोर्स, रिसोर्स मॉनिटर कम्युनिकेशन, ठीक है, Control risk. मॉनिटर रिस्क, आप भाई कोरोना कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर रिस्क, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। काउंट करो 12, क्लोज द प्रोजेक्ट, 1 2 2 24 10 12 1, ठीक है। अच्छा. डिलीवरेबल हैज टू बी मेजरेबल, इट हैज टू बी वेरीफाइबल। डिलीवरेबल प्रोड्यूस हुआ, डिलीवरेबल प्रोड्यूस होकर जाता कहाँ पे है, आप चेक करते हैं जो आपने कस्टमर के साथ कैरेक्टरिस्टिक एग्री किए थे, क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक एग्री किए थे, वो पूरे कर रहे कि नहीं कर रहा, क्वालिटी कंट्रोल में जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल से आपको क्या मिलता है, वेरीफाइड डिलीवरेबल। क्या मिलता है, वेरीफाइड डिलीवरेबल। वंस यू हैव वेरीफाइड डिलीवरेबल इन योर हैंड, आपको एक बात की श्योरिटी हो जाती है कि हमारे डिलीवरेबल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बने हुए हैं, जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे डिलीवरेबल एक्सेप्ट नहीं होते, क्वालिटी डिलीवरेबल को फेल कर देगी, फिर क्या होगा सर, वापस जाएंगे। चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट, Change. चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी, चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी आपके पास, चेंज रिक्वेस्ट के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो, Progressive. परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। वहां पे कौन है, चेंज कंट्रोल बोर्ड। चेंज कंट्रोल बोर्ड क्या करता है बस, चेंज कंट्रोल बोर्ड चेंजेस को अप्रूव या डिसअप्रूव, अप्रूव, रिजेक्ट, रिटर्न फॉर इंफॉर्मेशन या डिले कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड चेंज रिक्वेस्ट। अगर वो अप्रूव कर देता है चेंज रिक्वेस्ट को, फिर क्या होता है, डिलीवरेबल आके दोबारा डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क में प्रोड्यूस होते हैं। फिर क्वालिटी के पास जाते हैं, क्वालिटी चेक करता है, इस दफा ठीक हो गए, वेरीफाइड डिलीवरेबल बन जाते हैं। तो TICC के परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। सर अगर क्वालिटी वाले इसको रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद भी पीएम के पास अथॉरिटी होती है कि वो बोले नहीं मैंने इसको कहना नहीं भेजना पीआईसीसी के पास या भेजना पड़ेगा। देखिए, जब हम कहते हैं ना क्वालिटी कंट्रोल रिजेक्ट कर दिए, तो वो पीएम की अप्रूवल होती है उसके अंदर। क्वालिटी मैनेजर ने कह दिया है तो प्रोजेक्ट मैनेजर एग्री करता है, ठीक है ना। अगर तो वो डिलीवरेबल्स को बेसलाइन को अफेक्ट नहीं करते, तो वहां पे वो चेंज रिक्वेस्ट जनरेट जो हुई है वो पीएम अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो पीआईसीसी के पास जाते हैं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर का एक काम होता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोसेसेस को फॉलो करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस को फॉलो करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। और प्रोसेस क्या कहता है, चेंज रिक्वेस्ट शुड गो टू परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल जब वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट आती है डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क में, अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट वो इसमें इम्प्लीमेंट हो जाती है। चेंज जब अप्रूव करता है इसके बाद कहाँ पे जाती है वो, डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क में दोबारा इम्प्लीमेंट हो जाती है। प्लानिंग की तरफ भी जाती होगी। नहीं, प्लानिंग में नहीं जाती, प्लान्स अपडेट्स होते हैं आपके, स्कोप बेसलाइन अपडेट होती है, लेकिन वो यहाँ पे आ जाती है। ये हो गया, क्वालिटी ने वेरीफाई किया, वैलिडेट स्कोप के पास गए, वैलिडेट स्कोप अकॉर्डिंग टू स्कोप चेक करता है। वैलिडेट स्कोप में क्या होता है, स्पेसिफिकली क्वालिटी और वैलिडेट स्कोप में फर्क क्या होता है बाबर साहब, कि क्वालिटी के अंदर आप सारा इंटरनली चेक कर रहे होते हैं, वैलिडेट स्कोप पे आप कस्टमर को साथ ले आते हैं, भाई चेक कर ले, देख ले सही है, एक्सेप्टेड है, ठीक है जी एक्सेप्टेड हो गया, यहाँ एक्सेप्टेड डिलीवरेबल बन जाते हैं। अगर एक्सेप्टेड डिलीवरेबल हो जाते हैं, इसके बाद आप जाते हैं क्लोज द प्रोजेक्ट में। क्लोज द प्रोडक्ट में कस्टमर फॉर्मली साइन कर देता है और वो चीज ट्रांसफर हो जाती है कस्टमर को, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, फाइनल सर्विसेज बन जाती हैं
और क्लोज द प्रोजेक्ट में आप स्पेशली लेसन लर्न लिखते हैं फाइनल रिपोर्ट में। अलोंग द वे कहीं किसी प्रोसेस पे भी अगर प्रोजेक्ट आपका टर्मिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, आप उसी स्टेप से क्लोज पे जाएंगे, फाइनल रिपोर्ट लिखेंगे, लेसन लर्न, काम क्या होगा क्या नहीं होगा। Close report or final report is same thing. Same terminology or close report? फाइनल रिपोर्ट Close report means thing. फाइनल रिपोर्ट इज अबाउट जी डिलीवरेबल जर्नी पे कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज शूट आउट। ये लर्न लेसन और इसके बाद फाइनल रिपोर्ट। लेसन लर्न शुरू से लेके आखिर तक आप लिखते हैं, लेकिन फाइनल में आप लेसन लर्न डिटेल में लिखते हैं, क्या किया क्या नहीं किया, क्या इम्प्रूवमेंट्स है, सारा कुछ। Sir, is lesson learned part of planning? लेसन लर्न का पार्ट ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट ओपीएस में आते हैं। लेसन लर्न ओपीएस आपके पास कहाँ से शुरू होते हैं? ठीक है, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर से शुरू होते चार्टर से शुरू हैं होते हैं। और क्लोज द प्रोजेक्ट में भी वो इनपुट आते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ कंप्लीट जर्नी। जी सर, एनी क्वेश्चन? एनीवन? अरसलान, इमरान, माद, अवैस, शाकिर सर, कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, अच्छा जी, लेकिन सर्टिफिकेट चल रहा है, मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अच्छा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैंने और क्या चीजें लिखवाई थी और हमने क्या डिस्कस करना? सर ये प्रोजेक्ट चार्ट जो बन जाता है फंक्शनल और प्रोजेक्ट इसके बाद क्या होता है? वो जर्नी में जाते हैं हम अच्छा, प्रोजेक्ट जर्नी। चार्टर, जर्नी चार्टर में प्लान, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इसके बाद आता है। मेरे जर्नी में जाता है। हाँ हाँ, ये पूरी जर्नी फॉलो कर ली ना आपने। चार्टर में आया, चार्टर बना, बना, प्लान से डिलीवरेबल बने, डिलीवरेबल से वेरीफाइड डिलीवरेबल, एक्सेप्टेड डिलीवरेबल और क्लोज होना चाहिए। जी, और हमने क्या लिखा था? Change request journey. ये तो चेंज रिक्वेस्ट में जर्नी। ये वैसे बाधा में चेंज रिक्वेस्ट जर्नी इसके अंदर कवर हो चुका है। आई वांट पर इसमें करते हैं जी। अब हम लोग इसको देखते हैं कि चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है। चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है जी? जब भी कोई आपने बेसलाइन से चीज चेंज करवानी हो तो चेंज जी, रिक्वेस्ट। आपने किसी बंदे ने भी सबमिट की चेंज रिक्वेस्ट, सबमिट चेंज रिक्वेस्ट का क्या बनता है? वो उसको किसके पास जाती है? पीएम के पास। प्रोजेक्ट मैनेजर उसको रिव्यू करता है। रिव्यू का मतलब क्या है? वो उसका इम्पैक्ट चेक करता है, ये अप्रूव अगर कर दे, हम आगे चलते हैं। अगर यहां से डिनाई कर दे, ये हम इसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं, कि भाई डिनाई कर दिए। अप्रूव करता है इम्पैक्ट चेक के। इम्पैक्ट किस में होता है? स्कोप, कॉस्ट, टाइम, रिसोर्स, रिस्क। ठीक है, इन सारों में इम्पैक्ट देखते हैं। स्कोप, कॉस्ट, टाइम, रिसोर्स, रिस्क, और आपके जो प्रिक्योरमेंट्स वगैरह हैं उनको सारे में इम्पैक्ट देखते हैं। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आता तो ये अपनी तरफ से अप्रूव करके भेजता है इसके पास चेंज कंट्रोल बोर्ड। ये इसको क्या करता है? ये भी इसको रिव्यू करता है। रिव्यू के बदले में क्या आता है? अप्रूव और डिनाई, या रिटर्न फॉर इंफॉर्मेशन डिले। अगर अप्रूव होता है हम आगे भेजते हैं, डिनाई होता है तो ये यहाँ ये डॉक्यूमेंट हो जाती है, या रिटर्न फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी? अगर अप्रूव हो जाती है, ये जाती है डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क में। और वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। जब आपकी इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है, ये आप कम्युनिकेट करते हैं, आप इसको कम्युनिकेट करते हैं स्टेक होल्डर्स को। किसको? स्टेक होल्डर्स को। और प्लान्स अपडेट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस चलता है इसका। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? Very good, very nice. ठीक हो गया जी? ये पूरे का पूरा एक साइकिल आपका चलता है। डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क प्रोजेक्ट का हो जाता है। ये पूरे का पूरा चेंज रिक्वेस्ट की कहानी चलती है आपकी ना, कि चेंज रिक्वेस्ट जर्नी। अच्छा जी, जो चेंज रिक्वेस्ट PM कैन अप्रूव all change request
that are not affecting scope, cost, schedule, baselines. जो आपकी बेसलाइन बनी है ना, जो उसको अफेक्ट नहीं करता ना, वही इसको अप्रूव कर सकते हैं. PMC. मतलब जो रिजर्व्स के अंदर है, दैट इज विद इन कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स. कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स क्या होता है आपका? अनफोर्सिंग चीजों के लिए. वो चीज जो आपने ऑलरेडी बेसलाइन में डाली हुई है. बेसलाइन में डाली हुई है नॉन अननोन. दो रिजर्व्स होते हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स एंड मैनेजमेंट रिजर्व्स. जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व होते हैं डालते हैं नॉन अननोन. But if project manager can approve All all change change requests, change request जाता है जिनकी यहाँ तक अगर ये बेसलाइन, थैंक यू, अगर ये बेसलाइन को अफेक्ट नहीं कर रही, जो आपने कॉस्ट स्कोप बेसलाइन, कॉस्ट बेसलाइन, उसको अफेक्ट नहीं कर रही ना, तो ये मतलब छोटी छोटी चेंज रिक्वेस्ट को जो है ना, इन समरी ये है, छोटे छोटे चेंज रिक्वेस्ट को पीएम खुद ही अप्रूव कर देते हैं. वो जाने की जरूरत नहीं होती है. हाँ. PI परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज उसमें नहीं जाने की जरूरत होती. जरूरत नहीं पड़ती. क्यों नहीं होती? वाई? हर चेंज रिक्वेस्ट आपने उसको नहीं भेजनी होती. प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट इन्फ्लुएंस द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट. वो रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, भाई ये काम करो. तो वो जो काम में कोई मसला आता है, हडल आता है, उसने खुद सॉल्व करना है. अगर आप हर मसला सर अपने बॉस को बना देंगे, उसमें कहना कर सकते. यस और नो? एग्री? यहाँ तक चेंज रिक्वेस्ट में कोई मसला, डिलीवरेबल जर्नी में कोई मसला, नो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. 4 मिनट बचे एक और. अगला टॉपिक क्या है जनाब? वर्क परफॉर्मेंस. वर्क परफॉर्मेंस क्या? डेटा. ये बात है लेंगे. अच्छा जी, बेटा लेते हो, हमने भी साथ गलाना है, अगर जाना है तो प्रोक्योरमेंट वाला भी रहता है अभी. बारी 1 by 1 चलते हैं ना. ठीक है. इस पे one किसका चार्ट बना है? वर्क परफॉर्मेंस डाटा. आप इसे कह सकते हैं डेटा जर्नी. डेटा जर्नी. अच्छा जी, इन सिंपल क्या होता है? डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क में, डायरेक्ट एंड मैनेज, यानी मार्कर कहां से आया है? इतने दिन कहां था ये हमारा नहीं है. ये उस दिन रात को लेके आई थी. अच्छा, तो उसका लाला लगाना है. डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क. डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क में आपका वर्क परफॉर्मेंस डाटा जो है ना प्रोड्यूस होता है. वर्क परफॉर्मेंस डाटा प्रोड्यूस होता है. ये क्या होता है वर्क परफॉर्मेंस डाटा? रॉ फॉर्म में होता है. रॉ फॉर्म में होता है. इसको आप फैक्ट्स भी बोल सकते हैं कि भाई इतने कोरोना वायरस के पेशेंट आ गए, फैक्ट्स हैं. लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं होती. हमने वो केस स्टडी में पढ़ा था कि सर्वे का रिजल्ट आता है. आप क्या करते हो? वर्क परफॉर्मेंस डाटा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गोज टू ऑल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेसेस फ्रॉम स्कोप टू goes as input to all monitoring and control processes from scope to stakeholder. डाटा जाता है सारे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेसेस के स्कोप टू स्टेक होल्डर, और किसमें कन्वर्ट होता है? इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन. वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन. यहां तक क्लियर है सर? बाबर साहब क्लियर है? अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? सालों से ये आउटपुट आई है डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क में, ये जाती है इनपुट. ठीक है, ठीक हो गया. ठीक हो गया. ये एज एन इनपुट जाती है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को. इंटीग्रेशन में है ना, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क इंटीग्रेशन में जो है, और उसमें कन्वर्ट होती है. ये किसमें कन्वर्ट होती है? रिपोर्ट में. वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट. वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में. ठीक है, और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है इनपुट किसकी?
चेंज परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल की, इनपुट टू परफॉर्म PICC लिख दूं, जी इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। ये हेल्प क्या करती है? चेंज रिक्वेस्ट को। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं हेल्प्स टू इवेल्युएट चेंज रिक्वेस्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जी ठीक है, ये लेवल 0 है, मतलब रॉ फॉर्म में है। ये लेवल 1 है, रिफाइन हुआ, कॉन्टेक्चुअलाइज हो गया, कॉन्टेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन आ गई, कॉन्टेक्चुअलाइज ये चार्ट्स वगैरह बन जाते हैं आपके पास, चार्ट्स टू टेक डिसीजन, चार्ट्स, सर्कल, वट एवर, ग्राफ्स टू टेक डिसीजन। डिसीजन किसकी बेस पे होते हैं? वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ग्राफ और चार्ट से लिखा बात की। बनते क्या है, आउटपुट क्या है इसकी, मतलब कि क्या है? ठीक है। डिसीजन। जी यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। ठीक है, लिखा है। कॉन्टेक्चुअलाइज, कंपेयर करते हैं, जो आपने डाटा खरीदा है, डाटा फैक्ट्स आए उसको प्लान से कंपेयर करते हैं। कंपेयर्ड विद प्लान कि क्या है क्या नहीं, जो फैक्ट्स आए। जहां तक कोई कंफ्यूजन हमारे से, ग्राफ ये वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट ग्राफ की फॉर्म में होती है। वो जो आया ग्राफ्स वगैरह जो बने हुए हैं ना, वो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन जाती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बाबा साहब नहीं सर, एक्सलेंट। अच्छा जी, क्लियर है, सबको क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक। How three best lines are हाँ compared. How three best lines are हाँ, now ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए ना। ये टॉपिक क्लियर होगा काफी हद तक, PMT आपका क्लियर हो जाएगा। पॉज कर दो इसको। आपका बनेगा स्केड्यूल बेसमेंट। अच्छा जी, प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट आ गया। प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट में से स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान आ गया कि स्केड्यूल बना कैसे। ठीक है, अब आपके पास पिछले प्रोसेस में क्या आया था? वर्क पैकेज आया था बाबर साहब, वी गेट वर्क पैकेज फ्रॉम स्कोप बेसलाइन, we divide work package into divide या decompose, word है decomposition, ठीक है, into activities। आप एक्टिविटीज में उसको डिफाइन करते हो। ठीक हो गया, एक्टिविटीज अब आपने कोई काम किया था 1.1.1 1.1.3 अगर आपका था, ये डिवाइड हो गया एक्टिविटी A B C D, इस तरह बन गया। अब आप देखते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या आपस में। फिनिश टू स्टार्ट है, अगर फिनिश टू स्टार्ट है तो क्या है? ए खत्म होगी, दूसरी शुरू होगी। स्टार्ट टू स्टार्ट है, ए शुरू हुई साथ ही बी स्टार्ट होगी। फिनिश टू फिनिश है, ए खत्म हुई साथ ही बी खत्म हो गई। और आपका आखिरी आता है स्टार्ट टू फिनिश, ए स्टार्ट हुई और बी खत्म हुई। ठीक है, बी खत्म हो, ठीक हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आप जब इनमें रिलेशनशिप कर लेते हो आपस में, फिर आप एक्टिविटीज को अरेंज करते हो। क्रिटिकल पाथ मेथड यस, देखा स्टार्ट ए, लेट्स से बी सी डी एंड, इसको आप कहते हो प्रीसीडिंग प्रोग्रामिंग मेथड, और ये बनता है प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम। ये क्या चीज है? ये उसी के टूल जो है ना, जो क्रिटिकल पाथ में यूज करते हैं, उसमें कहते हैं। ठीक है, ये जो ये आएगा लिखने पूछेंगे। तो सर आप जो इतना मुश्किल नाम आएगा आपको समझ आ जाएगी यही है। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ क्रिटिकल चेन मेथड।
चेन में क्या करते हैं, सारे रिजर्व निकाल के ना एंड में रख देते हैं। अच्छा जी, अब आप इसको करते हैं एस्टिमेट करते हैं ड्यूरेशन की। क्या करते हैं, एस्टिमेट ड्यूरेशन। आपके पास क्या टेक्निक्स आती हैं, एनालॉगस। लॉकस और लोगस का मतलब क्या होता है, सेम 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 सेम, मेजरेबल 10 मरला 10 मरला, ठीक है, 6 मरला। लॉकस प्रेडिक्टिव दिए होते नहीं इसी में बॉटम अप एनालॉगस से नहीं प्रेडिक्टिव है, प्रेडिक्टिव होती वो life जो cycle 10 के लिए बनी होती है और वो 20 पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक है यार, पैरामीट्रिक, हाँ। पैरामीट्रिक मुझे बता दे। एनालॉगस आ गई आगे, पैरामीट्रिक आ गई। पैरामीट्रिक क्या कहता है, 10 मरला पहले बनाया है, अब कितना बनाना है, 20 मरला। टाइम कितना लगा है, 6 महीने, अब कितना लगेगा, 12 महीने। ये आ गया पैरामीट्रिक। फिर आपके आता है 3 पॉइंट एस्टिमेशन। 3 पॉइंट एस्टिमेशन, इसमें आप यूज करते हैं ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, ठीक है। ओपी डिवाइडेड बाय हाँ, इसमें 2 अप्रोचेस होती है, एक होती है ट्रायंगुलर अप्रोच, ओ एम पी, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। दूसरी होती है PERT, प्रोजेक्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी इसे कहते हैं, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें होता है ऑप्टिमिस्टिक 4 मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 6। ये बेसिकली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑप्टिमिस्टिक 4 मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपके पास एक्टिविटीज का सीक्वेंस आ गया, एक्टिविटीज की ड्यूरेशन आ गई, इन सबको कंबाइन करते हैं। जो है कंबाइन करके आपके पास क्या आ जाता है, डेवलप स्केड्यूल में स्केड्यूल बेसलाइन आ जाती है, स्केड्यूल बेसलाइन आ जाती है। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन, लिंक विद द प्रोजेक्ट who has a relationship, who can be affected or who can be who perceived can be affected by the project. Influential, आप identify stakeholder करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाता है stakeholder register, list of all stakeholders, ठीक आ गया, लिस्ट ऑफ ऑल स्टेकहोल्डर। लिस्ट आ गई आपके पास। आप क्या करते हैं, उनको देखते हैं पावर इंटरेस्ट पे, कौन सा बंदा कितनी पावर है। पहले में क्या है, पावर ज्यादा, इंटरेस्ट जो है ज्यादा। दूसरे में क्या है, पावर कम, इंटरेस्ट ज्यादा। तीसरे में क्या है, और इंटरेस्ट भी कम। चौथे में क्या है, पावर ज्यादा, इंटरेस्ट कम। पहले वाले को आपने क्या करना है, पावर का पहले वाले को क्या करना है, स्टेक होल्डर। दूसरे वाले में पावर नहीं है, इंफॉर्मेशन चाहिए, कीप इन्फॉर्म। तीसरा वाला पावर है, इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कीप सेटिस्फाइड। चौथे वाले को क्या करते हैं आप, वॉच लिस्ट। फिर आपका एक और मेट, ये वो वॉच लिस्ट दूसरी साइड पे होगा। वॉच लिस्ट सर ये तीर दोनों ही नीचे जाना चाहिए थे। कीप सेटिस्फाइड। अच्छा जी, आपके पास फिर आ जाता है, हम 3 मैट्रिक्स देखते हैं, पावर, अर्जेंसी और लेजिटिमेसी। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आप, सेलियंस मॉडल। क्या बोलते हैं, सेलियंस। सेलियंस लोगों का नो होता है कि कोई सेलियंस नहीं है, स्टेक होल्डर नहीं। लो है मतलब उसका लो सेलियंस है, स्टेक होल्डर की पावर कम है। वो मीडियम है, हाई है। हाई वाले को हम लोग कहते हैं डेफिनेट स्टेक होल्डर। क्या कहते हैं, डेफिनेट स्टेक होल्डर। ये आपका मैट्रिक्स ए है, ये आपका डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है और ये डायग्राम सी है। जो बंदे, ये आपकी आ गई पावर,
ठीक है, ये आ गई अर्जेंसी, ये आ गई लेजिटिमेसी। जिनके पास पावर है, यानी कोई जो इसके अंदर फॉल करते हैं ना, उनको हम कहते हैं डेफिनेट स्टेक होल्डर। यार प्लीज खड़े हो जाते हैं जरा, तो सब लोग आते हैं ना, वो है डेफिनेट स्टेक होल्डर्स। ठीक हो गया। बाकी जो दो में आते हैं ना, ये अगर 1 कह दें, ये 2 कह दें, ये 3 कह दें, इसको आप 4 कह दें, इसको 5 कह दें, इसको 6 7 1 2 3, इनका सेलियंस लो है। 4 5 6 इनका सेलियंस मीडियम है। 7 इनका हाई, इसको हम कहते हैं डेफिनेट स्टेक होल्डर्स। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब आपने देख लिया, आप आइडेंटिफाई कर लिया, आप स्टेक होल्डर को प्लान करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। आपने ये देखना होता है अलोंग द वे कौन सा स्टेक होल्डर है, उसकी क्या स्टेटस है। इसे कहते हैं स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स। स्टेक होल्डर मैट्रिक्स। आपका स्टेक होल्डर ए है, बी सी, ये कहाँ पे लाई करते हैं जी? ठीक है, क्या वो अनअवेयर है प्रोजेक्ट के बारे में? ठीक है, क्या स्टेट है? वो न्यूट्रल है? क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं या वो लीड कर रहे हैं? आप देखते हैं उसकी करंट स्टेट क्या है, आपकी डिजायर्ड क्या है। इसकी करंट क्या है, इसमें अगेंस्ट भी आ सकता है, एक बार अनअवेयर अगेंस्ट भी कर सकते हैं, या जिस तरह भी। करंट क्या है, डिजायर्ड क्या है। इसकी करंट ये है, आप इसको यूज चाहते हैं। आप देखते हैं उसको कैसे आपने एंगेज करना है। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? उसके अंदर से कुछ है तो नहीं गया? आपके पास आखिरी बेसलाइन है, ऊपर चार्ट पड़ेगा, स्केड्यूल बेसलाइन आ गया, उसके बाद बस ये हमारा एंड पॉइंट है। स्केड्यूल बेसलाइन आ गया। फिर आपको स्केड्यूल को कंट्रोल करना होता है, वो उस चार्ट पे एसपीआई सीपीआई कैसे क्या होता है उससे करना होता है। कंट्रोल स्केड्यूल भी वैसे होता है, कंट्रोल कॉस्ट वैसा। अब सर वो जो है उसको हम रिव्यू करते हैं एक दफा। क्या सर, वो याद है सर? वो याद है? Yes, sir. एस्टिमेशन कॉस्ट बेसलाइन आपने करनी है, ठीक है। कॉस्ट बेसलाइन आप कैसे करते हैं भाई मेरे? अब आपके पास वैसे ही डेवलप कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, आउटपुट कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना है आपने। कितनी टॉलरेंस होगी, कितनी नहीं होगी। इसमें दूसरा प्रोसेस आता है एस्टिमेट कॉस्ट। इसमें फिर वही सारी सेम एस्टिमेशन टेक्निक्स जो भी हमने पढ़ी है। कौन सी सर? एनालॉगस, पैरामीट्रिक, 3 पॉइंट, बॉटम अप। प्लस बॉटम अप आप इसमें यूज करते हैं, बॉटम अप जो है ऐड एक्टिविटीज। एनालॉगस बॉटम पार्ट निकाल दिए ना? हाँ, एनालॉगस पैरामीट्रिक और 3 पॉइंट। मोस्ट एक्यूरेट ये होती है, मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। बॉटम आपको कॉस्ट एग्रीगेशन भी कर देते हैं। यानी सर एनालॉग आपने कहा कि उसकी सेम टेक्निक से एनालॉगस, पैरामीट्रिक 3 पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है जी, ठीक है, और बॉटम अप और बॉटम अप And- वो उसमें नहीं होती, वो उसमें भी कर सकते हैं, तो मैंने लिखी है। स्केड्यूल में नहीं मैं भूल होती। गया। ठीक है। बॉटम अप कॉस्ट, इसको बॉटम अप को अगर कॉस्ट के लिए करें, कॉस्ट एग्रीगेशन भी हो जाता है। इससे आपके पास जब आपके पास ये आ जाती है एक्टिविटीज, इंडिविजुअल एक्टिविटी की क्या कॉस्ट होगी, फिर आप जाते हैं डेवलप बजट में, आपस क्या बन जाता है, कॉस्ट बेसलाइन, इससे बना क्या कॉस्ट इनसे एक्टिविटी एस्टिमेट आ जाती है। इनसे आपके पास आता है एक्टिविटी एस्टिमेट्स, कॉस्ट एस्टिमेट्स, बेसिस ऑफ एस्टिमेट, या सिर्फ चार्ट लेके पिछले बार। पिछले बार कॉस्ट प्रोसेस था ना, आप ये एस्टिमेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे ना, एनालॉगस, पैरामीट्रिक, तो उससे जो आउटपुट निकली वो हर एक्टिविटी की एस्टिमेट आ गई। ठीक है। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें भी जो है ना, इनकी जो आउटपुट आती है ना, वो आपके पास इन सारों की वो जो है एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट आती है। ये स्केड्यूल होगा, स्केड्यूल एस्टिमेट आ जाएंगे, कॉस्ट होगा, कॉस्ट एस्टिमेट आ जाएंगे, और अगर आपके पास रिसोर्स होगा तो रिसोर्स एस्टिमेशन हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? सर ये बॉटम अप 3 पॉइंट ये मुख्तलिफ जो है, इससे एक्टिविटी की कास्ट आ जाती है। जी बिल्कुल ऐसा है। फिर इससे
आप एस्टिमेट्स देते हैं बजट को, अच्छा। कॉस्ट बेसलाइन प्लस फंडिंग लिमिट्स आ जाती है आपके पास, कब कितना खर्च कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक्टिविटी, ये जो हम एक छोटा सा बना देता हूँ, एक्टिविटी की कॉस्ट प्लस इसमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व ऐड करें, ये बन जाता है आपके पास वर्क पैकेज की कॉस्ट, वर्क पैकेज कॉस्ट। इसमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व ऐड करें, सीआर में यहाँ लिख रहा हूँ, इधर कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये बन जाते हैं आपके कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट मतलब क्या, असल मतलब क्या है, सारी एक्टिविटीज प्लस उनके कॉन्टीजेंसी रिजर्व आ रहे हैं, ठीक है। ये कॉस्ट बेसलाइन में होती है, कॉस्ट बेसलाइन के बराबर होती है। अगर कॉस्ट बेसलाइन में आप मैनेजमेंट रिजर्व ऐड करें ना, तो आपका क्या बनता है, प्रोजेक्ट बजट बनता है। इन अदर वर्ड मतलब क्या है, कॉस्ट बेसलाइन प्लस मैनेजमेंट रिजर्व इज प्रोजेक्ट बजट। और कॉस्ट बेसलाइन क्या है, सारी एक्टिविटीज की कॉस्ट, एक्टिविटीज कॉस्ट प्लस कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स। कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं, नॉन अननोन। कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं, फॉर नॉन अननोन रिस्क। नॉन अननोन रिस्क मतलब पता है कि ये रिस्क आते होते हैं, कब आएंगे ये नहीं पता। बाबर साहब, बंदा मर सकता है, Yes, sir. पता है, बंदा बीमार हो सकता है। आप जो इंश्योरेंस पे आते हैं ना, वो मोस्टली नॉन अननोन के लिए करते हैं कि गाड़ी डैमेज होगी, कब होगी ये नहीं पता, ठीक है। नॉन अननोन, नॉन अननोन के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक रिस्क होता है जो आपको, दूसरे वाला क्या था, मैनेजमेंट रिजर्व्स। अननोन, अननोन ना पता है क्या है, ना पता कहां से आएंगे, ठीक हो गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, आपने तीनों बेसलाइंस कर ली। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनेगा स्केड्यूल बेसलाइन। अच्छा जी, प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट आ गया। प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट में से स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान आ गया कि स्केड्यूल बनना कैसे, ठीक है। अब आपके पास पिछले प्रोसेस में क्या आया था, वर्क पैकेज आया था बाबर साहब, बाबर साहब, वी गेट वर्क पैकेज, Schedule. वर्क पैकेज फ्रॉम स्कोप बेसलाइन, स्कोप बेसलाइन we divide work package into, divide या decompose, word है decomposition, ठीक है, into activities। आप एक्टिविटीज में उसको डिफाइन करते हो, ठीक हो गया। एक्टिविटीज अब आपने कोई काम किया था 1.1.1 1.1.3 अगर आपका था, ये डिवाइड हो गया एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, इस तरह बन गया। अब आप देखते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या आपस में, फिनिश टू स्टार्ट है। अगर फिनिश टू स्टार्ट है तो क्या है, ए खत्म होगी दूसरी शुरू होगी। स्टार्ट टू स्टार्ट है, ए शुरू हुई साथ ही बी स्टार्ट होगी। स्टार्ट फिनिश टू फिनिश है, ए खत्म हुई साथ ही बी खत्म हो गई। और आपका आखिरी आता है स्टार्ट टू फिनिश, ए स्टार्ट हुई और बी खत्म हुई, ठीक है, बी खत्म हो गई, ठीक हो गया। उसको बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। आप जब इनमें रिलेशनशिप कर लेते हो आपस में, फिर आप एक्टिविटीज को अरेंज करते हो। Critical part, my friend. यस, देखें? स्टार्ट ए, लेट्स से बी, सी, डी,
एंड, इसको आप कहते हो प्रीसीडिंग डायग्रामिंग मेथड, और ये बनता है प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम। ये क्या चीज है? ये उसी के टूल जो है ना, जो क्रिटिकल पाथ में यूज करते हैं, उसमें कहते हैं। ठीक है, ये जो ये tool- आएगा लिखने पूछेंगे? तो सर आप जो इतना मुश्किल नाम आएगा आपको समझ लग जाएगी यही है। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ क्रिटिकल चेन मेथड। चेन में क्या करते हैं, सारे रिजल्ट निकाल के ना एंड में रख देते हैं। अच्छा जी, अब आप इसमें करते हैं एस्टिमेट करते हैं ड्यूरेशन की। क्या करते हैं, एस्टिमेट ड्यूरेशन। आपके पास क्या टेक्निक्स आती हैं, एनालॉगस। लॉकस और लोगस का मतलब क्या होता है, सेम 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 सेम, मेजरेबल और उसके बाद 10 मरला 10 मरला। ठीक है, सेम लॉकस प्रेडिक्टिव दिए होते नहीं Predictive lag किसी में bottom up. एनालॉगस सेमी प्रेडिक्टिव है, प्रेडिक्टिव होती वो life जो cycle 10 के लिए बनी होती है और वो 20 पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक है यार, पैरामीट्रिक, हाँ। पैरामीट्रिक मुझे बता देते। एनालॉगस आ गई, आगे पैरामीट्रिक आ गई। पैरामीट्रिक क्या कहता है, 10 मरला पहले बनाया है, अब कितना बनाना है, 20 मरला। टाइम कितना लगा है, 6 महीने, अब कितना लगेगा, 12 महीने। ये आ गया पैरामीट्रिक। फिर आपके आता है 3 पॉइंट एस्टिमेशन। 3 पॉइंट एस्टिमेशन, इसमें आप यूज करते हैं ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। ठीक है, ओपी डिवाइडेड बाय हाँ, इसमें 2 अप्रोचेस होती है। एक होती है ट्रायंगुलर अप्रोच, ओ एम पी, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। दूसरी होती है PERT, प्रोजेक्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी इसे कहते हैं, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें होता है ऑप्टिमिस्टिक 4 मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 6। ये बेसिकली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑप्टिमिस्टिक 4 मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपके पास एक्टिविटीज का सीक्वेंस आ गया, एक्टिविटीज की ड्यूरेशन आ गई, इन सबको कंबाइन करते हैं। जो है कंबाइन करके आपके पास क्या आ जाता है, डेवलप स्केड्यूल में स्केड्यूल बेसलाइन आ जाती है, स्केड्यूल बेसलाइन आ जाती है। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन, आपका बनेगा स्केड्यूल बेसलाइन। अच्छा जी, प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट आ गया। प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट में से स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान आ गया कि स्केड्यूल बना कैसे। ठीक है, अब आपके पास पिछले प्रोसेस में क्या आया था, वर्क पैकेज आया था। बाबर साहब वी गेट वर्क पैकेज, शेड्यूल वर्क पैकेज फ्रॉम Scope. स्कोप बेसलाइन, स्कोप बेसलाइन we divide work package into divide या decompose, word है decomposition, ठीक है, into activities। आप एक्टिविटीज में उसको डिफाइन करते हो। ठीक हो गया, एक्टिविटीज अब आपने कोई काम किया था 1.1.1 1.1.3 अगर आपका था, ये डिवाइड हो गया एक्टिविटी ए बी सी डी, इस तरह बन गया। अब आप देखते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या आपस में, फिनिश टू स्टार्ट है। अगर फिनिश टू स्टार्ट है तो क्या है, ए खत्म होगी दूसरी शुरू होगी। स्टार्ट टू स्टार्ट है, ए शुरू हुई साथ ही बी स्टार्ट होगी। फिनिश टू फिनिश है, ए खत्म हुई साथ ही बी खत्म हो गई। और आपका आखिरी आता है स्टार्ट टू फिनिश, ए स्टार्ट हुई और बी खत्म हुई। ठीक है,
भी खत्म, ठीक हो गया, उसमें बंद बता देते। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आप जब इनमें रिलेशनशिप कर लेते हो आपस में, फिर आप एक्टिविटीज को अरेंज करते हो। Critical path method? यस, देखा? स्टार्ट ए, लेट्स से बी, सी, डी, एंड। इसको आप कहते हो प्रीसीडिंग डायग्रामिंग मेथड, और ये बनता है प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम। ये क्या चीज है? ये उसी के टूल जो है ना, जो क्रिटिकल पाथ में यूज करते हैं, उसमें कहते हैं, ठीक है? ये जो ये tool आएगा लिखने पूछे भी? तो सर आप जो इतना मुश्किल नाम आएगा आपको समझ आ जाएगी, यही है, ठीक है? आप यूज कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ क्रिटिकल चेन मेथड। चेन में क्या करते हैं, सारे रिजल्ट निकाल के ना एंड में रख देते हैं। अच्छा जी, अब आप इसमें करते हैं एस्टिमेट करते हैं ड्यूरेशन की। क्या करते हैं? एस्टिमेट ड्यूरेशन। आपके पास क्या टेक्निक्स आती हैं? एनालॉगस। लॉकस और लोगस का मतलब क्या होता है? सेम 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 सेम। मेजरेबल और 10 मरला 10 मरला, ठीक है? 6 मरला लॉकस प्रेडिक्टिव दिए होते नहीं? किसी में नहीं बॉटम एनालॉगस से भी प्रेडिक्टिव है। प्रेडिक्टिव होती वो life जो cycle 10 के लिए बनी होती है और वो 20 पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक है यार, पैरामीट्रिक, हाँ। पैरामीट्रिक मुझे बता दे। एनालॉगस आ गई, आगे पैरामीट्रिक आ गई। पैरामीट्रिक क्या कहता है? 10 मरला पहले बनाया है, अब कितना बनाना है? 20 मरला। टाइम कितना लगा? 6 महीने। अब कितना लगेगा? 12 महीने। ये आ गया पैरामीट्रिक। फिर आपके आता है 3 पॉइंट एस्टिमेशन। 3 पॉइंट एस्टिमेशन, इसमें आप यूज करते हैं ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, ठीक है? ओपी डिवाइड बाय हाँ, इसमें 2 अप्रोचेस होती है। एक होती है ट्रायंगुलर अप्रोच, ओ एम पी, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। दूसरी होती है PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी से कहते हैं, इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें होता है ऑप्टिमिस्टिक 4 मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 6। ये बेसिकली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑप्टिमिस्टिक 4 मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपके पास एक्टिविटीज का सीक्वेंस आ गया, एक्टिविटीज की ड्यूरेशन आ गई, इन सबको कंबाइन करते हैं। जो है कंबाइन करके आपके पास क्या आ जाता है? डेवलप स्केड्यूल में स्केड्यूल बेसलाइन आ जाती है, स्केड्यूल बेसलाइन आ जाती है। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? ग्राफ और चार्ट से लिखा बात की। बनते क्या है? आउटपुट क्या है इसकी? मतलब कि क्या है? ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। ठीक है, लिखा है कॉन्टेक्चुअलाइज, कंपेयर करते हैं। जो आपने डाटा खरीदा है, डाटा फैक्ट्स आए, उसको प्लान से कंपेयर करते हैं। कंपेयर्ड विद प्लान कि क्या है क्या नहीं, जो फैक्ट्स आए। जहां तक कोई कंफ्यूजन हमारे ग्राफ ये वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट ग्राफ की फॉर्म में होती है। वो जो आया ग्राफ्स वगैरह जो बने हुए हैं ना, वो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन जाती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन बाबा साहब? नहीं सर, एक्सलेंट। अच्छा जी, क्लियर है? सबको क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक। How 3 baselines are हाँ? completed. How 3 baselines are हाँ, now ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए ना। ये टॉपिक क्लियर होगा काफी हद तक, पीएमपी आपका क्लियर हो जाएगा। पॉज कर दें इसको। अलग प्रोसेस क्या है? प्लान रिस्क मैनेजमेंट। क्या करते हैं आप? प्लान रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। कोई भी प्लानिंग का प्रोसेस आप डिफाइन करते हैं। डिफाइन हाउ रिस्क मैनेजमेंट विल बी डन, ठीक है? यहां पे कुछ करते नहीं है, सिर्फ ये करते हैं। आगे इस प्रोसेस से निकलता पहला प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफाई
रिस्क। इसका काम क्या होता है? सिर्फ लिस्ट ऑफ ऑल रिस्क, लिस्ट ऑफ ऑल रिस्क। यहाँ पे और कुछ नहीं होता, सारे रिस्क आवाज आ जाते हैं। उसके बाद आप जब रिस्क आ गए, रैंक योर रिस्क, रैंक करते हैं, ये प्रोसेसेस हैं। रैंक योर रिस्क, उसमें क्या करते हैं? अच्छा, रिस्क आता क्या? लिस्ट ऑफ ऑल रिस्क, प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट होता है रिस्क इन जनरल। जो रिस्क है ना, वो प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट है। रैंक योर रिस्क, परफॉर्म क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली रिस्क एनालिसिस। आप इसमें क्या करते हैं? आप देखते हैं क्वालिटेटिवली लो, मीडियम, हाई, कौन से, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी और क्या इम्पैक्ट है रिस्क का। ठीक है बाबा साहब, आप रैंक कर देते हैं कौन से बड़े रिस्क है, बिगर रिस्क, मीडियम रिस्क, स्मॉलर। इसका बेनिफिट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर कैन फोकस ऑन बिगर रिस्क। बाबा साहब क्लियर है? ये लो हाई मीडियम और उधर पे नहीं, ये लो है मीडियम तो किससे निकला ना? प्रोबेबिलिटी लो हो सकती है, मीडियम हो सकती है, हाई इम्पैक्ट लो, मीडियम, हाई हो सकता है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आप पास बड़े रिस्क आ जाते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क आ जाते हैं और छोटे रिस्क आ जाते हैं आपके पास। इसका बेनिफिट क्या है? आप बड़े रिस्क पे फोकस कर देते हैं, आपका रिस्क रजिस्टर अपडेट हो गया, रिस्क रजिस्टर अपडेट हो गया। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। इसके बाद ऑप्शनल प्रोसेस है, ये मोस्टली नहीं करते हैं। ऑप्शनल प्रोसेस, परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। इसमें आप रिस्क के नंबर बताते हैं, कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। इसमें आप मोंटी कार्लो एनालिसिस करके देखते हैं, इतने क्या प्रोबेबिलिटी है। लेट्स से आपके पास 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, 15 मिलियन है, 20 मिलियन है। आपकी प्रोबेबिलिटी 5 है, 15% है, 25% है, 60% है, 70, 80। आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं, 5 मिलियन में कितना प्रोबेबिलिटी है। लेट्स से 5 मिलियन में 15% है, 10 मिलियन में 25% प्रोबेबिलिटी है। ये आपको नंबर दे देता है कितने पैसों में कितना आप कर सकते हैं। ठीक है बाबा जी, बाबा साहब, ठीक है। ये है मोंटी कार्लो एनालिसिस। मोंटी कार्लो एनालिसिस, ये पैसों का भी हो सकता है, मनी और स्केड्यूल, कॉस्ट और स्केड्यूल। मतलब क्लियर है यहाँ तक? सर ये वाली लाइन थोड़ी सी रिपीट करें कि ये हम ये शुरू कैसे करते हैं और उसमें करते हैं। आपके पास क्वालिटेटिवली आपने लो, मीडियम, हाई कर दिया, डिफाइन हो गया। आपने हाई रिस्क को उठाया, हाई रिस्क को उठाया, उठा के उसके ऊपर आपने कहा देखना है कितना इसके ऊपर इफेक्ट होता है, क्वांटिटेटिवली कितने पैसे लग सकते हैं इसके ऊपर, या टाइम पे कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप मोंटी कार्लो एनालिसिस करते हैं। मोंटी कार्लो एनालिसिस में बताता है कि 15% प्रोबेबिलिटी अगर आप 5 मिलियन लगाएंगे, 25% प्रोबेबिलिटी है 10 मिलियन लगाएंगे। ठीक है, वो आपको एक एस कर्व बना देता है, एस कर्व बना देता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इतने पैसों में ये काम हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी इतने टाइम में काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हो कि मैं एग्जाम का क्लियर कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार 1 हफ्ते के अंदर आपकी पास होने की 10% प्रोबेबिलिटी है, 2 हफ्तों में पास होने की 20% प्रोबेबिलिटी है, 3 हफ्तों में 40% है, 4 हफ्तों में 60% है, 1.5 माह के अंदर 80% प्रोबेबिलिटी है। तो ये मैं मोंटी कार्लो एनालिसिस में वेरिएबल्स डालूंगा, देखूंगा अब कैसे करूंगा कि अगर इमेजिन करके कि आप अभी इतना पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे, उससे मैं वेरिएबल्स डालूंगा और ये आपको एक एस कर्व जनरेट कर देगी। जो मैं बता रहा था आप सब लोगों को, ये अपने ज़हन में मोंटी कार्लो एनालिसिस में कर रहा हूं। उससे क्या रिस्क का सक्सेस रेट, आप प्रोबेबिलिटी आती है सक्सेस की कि इतने पैसों में कितना काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इतने स्केड्यूल में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर आप यूज करते हैं इंटर रिलेशनशिप डायग्राम कि एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप है। जिसका जितना एक्टिविटी से ज्यादा रिलेशनशिप होगा वो एक्टिविटी उतनी ज्यादा
रिस्की हो, इंटर रिलेशनशिप। आप इसमें करते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रिस्क देखते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, पैसे निकालते हैं, जिसमें आप डिसीजन ट्री, आपको याद होगा हमने प्लांट का किया था, बाय करें या अपग्रेड करें, हमने एक न्यूमेरिकल किया था प्लांट को अपग्रेड करें या बाय करें, तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकाली थी, उसकी प्रोबेबिलिटी को इम्पैक्ट से किया था। फिर आपके पास आती है टोर्नेडो डायग्राम। एक वेरिएबल के साथ सारे रिस्क पे क्या फर्क पड़ता है, वन वेरिएबल के साथ, ठीक है, टोर्नेडो डायग्राम। यहां तक क्लियर है? ये आपका रिस्क रजिस्टर फर्दर अपडेट हो गया। अब आप जाते हो अपने रिस्पॉन्स के लिए, रिस्पॉन्स प्लान करना है। पॉजिटिव रिस्क के लिए रिस्क कैन बी पॉजिटिव, रिस्क कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव को अपॉर्चुनिटी कहते हैं, नेगेटिव को हम थ्रेट कहते हैं। पॉजिटिव की क्या हमारे पास और मौके आ जाते हैं, हमारे पास आते हैं एक्सप्लॉइट, इस नेगेटिव का आता है अवॉइड, पॉजिटिव का आता है एनहांस, नेगेटिव का आता है मिटिगेट, पॉजिटिव का आता है शेयर, नेगेटिव का आता है ट्रांसफर। फिर एक्सेप्ट और एस्केलेट दोनों के कॉमन है। एक्सेप्ट में एक्टिव भी आती है, एक्टिव एक्सेप्टेंस, या पैसिव एक्सेप्टेंस भी आती है। यहां तक क्लियर है बाबर साहब? क्लियर है, बस हो गई है। एक रिस्क को प्लान करते हैं, प्लान हो गया आपका, उसके बावजूद रिस्क बच जाए, रेजिडुअल रिस्क, रिमेनिंग आफ्टर रिस्क। सेकेंडरी रिस्क बाबर साहब क्या होता है? जो उसके प्लान को इंप्लीमेंट किया उसकी वजह से आ गया, implemented and get in results। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन हो? ट्रिगर क्या होता है? जो इनिशिएट करते हैं, ठीक है, ट्रिगर आ गया आपके पास। उसके बाद आपका एक कॉन्टीजेंसी प्लान होता है, आपकी मसला आ गया तो कॉन्टीजेंसी में क्या करें, अगर वो नहीं चलता तो फिर आता है फॉल बैक, भागो, ठीक हो गया। फिर आप करते हैं वर्क अराउंड, जुगाड़ लगाना, वो आप जुगाड़ लगाना करते हैं। एंड दिस इज योर कंप्लीट रिस्क असेसमेंट। इसलिए सर बाहर गया।